अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मलेरिया का जो टॉपिक है हमारे पास, इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो ये है। आज हम मलेरिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मलेरिया की कितनी स्पीशीज़ हैं। उसके बाद हम जाएंगे मलेरिया किस वजह से होती है, उसके काजेज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। फिर मलेरिया की हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद हम मलेरिया के सिम्टम्स पढ़ेंगे। ये सब होने के बाद हम मलेरिया की डायग्नोसिस करेंगे, किस तरह हम मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं, और आखिर में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मलेरिया की डेफिनेशन के बारे में पढ़ दें कि मलेरिया है क्या। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के, अगर हमारी बॉडी में कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है तो वो एक प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देता है। तो वो प्लाज्मोडियम हमारे खून में गर्दिश करता है और आरबीसीज को और लिवर को, दोनों को नुकसान पहुंचाता है, दोनों को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये होती है मलेरिया। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज़ हैं। स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम की 5 स्पीशीज़ हैं। उनके नाम ये हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नोलेसी। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये बहुत कॉमन है और बहुत ही खतरनाक होती है। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी पे कि जो मलेरिया होता है कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक में होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो ग्रीन कलर में कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मलेरिया नहीं होती, जबकि येलो कलर में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मलेरिया होती है। इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे कनाडा और नॉर्थ अफ्रीका ये कंट्रीज़ आते हैं। और इस रीजन की बात करें तो इसमें यहाँ पे रशिया होता है, यहाँ पे यूरोप होता है, इसी तरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये सारी कंट्रीज़ में मलेरिया नहीं होती, जबकि येलो कंट्रीज़ जो हैं जैसे यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया होगा, तो ये सारे के सारे जो कंट्री है इनमें मलेरिया होती है। अब आते हैं कि मलेरिया कितने लोगों को अफेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, मलेरिया अफेक्टिंग 400 पीपल वर्ल्ड वाइड, इट काजेज 2 मिलियन डेथ ईच ईयर। साल में 400 मिलियन लोगों को मलेरिया अफेक्ट करती है और 2 मिलियन साल में डेथ होती है खाली मलेरिया की वजह से। यानी कि मलेरिया साल में 2 लाख लोगों को अमवात का सबब बनता है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मलेरिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है ट्रेवलिंग टू द एरिया वेयर मलेरिया इज कॉमन। हर उस जगह पे ट्रेवल करना, सफ़र करना जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और जहाँ पे मलेरिया कॉमन होती है, तो वहाँ पे अगर बंदा कोई ट्रेवल करने जाएगा तो वहाँ पे उसको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी मलेरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोई बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनकी उम्र, तो उनको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी पेशेंट को HIV या एड्स है तो उसको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे हैं रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं मलेरिया के वेक्टर पे कि मलेरिया क्या कौन सा वेक्टर होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि वेक्टर क्या है। स्टूडेंट्स, वेक्टर जो होता है वो एजेंट होता है जो कैरी करता है कोई भी पैथोजन। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि जो मलेरिया होता है, कि मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम की वजह से है, लेकिन प्लाज्मोडियम किसके ज़रिए इंसान की बॉडी में दाखिल होता है, वो है मच्छर के ज़रिए। यानी कि एक मच्छर है जब इंसान को काटता है तो अपने मुंह के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए इंसान की बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ देता है। तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, लेकिन उसको ट्रांसमिट कौन करता है? मॉस्किटो। तो इसी वजह से मलेरिया का वेक्टर कौन हुआ? मॉस्किटो। इसी तरह से हर डिजीज़ का एक वेक्टर होता है। जिस तरह से रेबीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना है वो डॉग्स और फॉक्सिस की वजह से होती है। तो जो हमारे पास रेबीज़ है उसका वेक्टर होता है डॉग। इसी तरह से मलेरिया का जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो। लेकिन मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे कि मलेरिया की लाइफ साइकिल किस तरह चलती है। स्टूडेंट्स, जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट जो होता है उसका होता है मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होता है उसका ह्यूमन। यानी कि सबसे पहले वो अपनी लाइफ साइकिल, प्राइमरी लाइफ साइकिल वो मॉस्किटो में कंप्लीट करता है, उसके बाद वो ह्यूमन होस्ट में, इंसान में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें कि यहाँ पे एक मच्छर जो है इंसान को काट रहा है, तो जैसे ही वो इंसान को मच्छर काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम, ये येलो कलर के जो प्लाज्मोडियम हम देख रहे हैं, ये ब्लड में जाएंगे। ब्लड में घूमने के बाद ये सीधा जाएंगे लिवर के पास, लिवर को इन्फेक्ट करेंगे। लिवर पे जाने के बाद अंदर वहाँ पे वो क्या करेंगे? मेरोजोइट्स में, वो प्लाज्मोडियम मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो मेरोजोइट्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो वो फिर आरबीसीज पे अटैक करेंगे ब्लड में। उसके बाद वो गैमेटोसाइट्स बनाएंगे।
फिर वो गैमेटोसाइट से गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ मेल गैमेट्स में और कुछ फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे जायगोट। तो ये जायगोट बनता है हमारे पास कहाँ पे, ये मॉस्किटो के अंदर बनता है। तो ये मॉस्किटो फिर इन दोनों गैमेट्स को उठाता है और अपनी बॉडी के अंदर इनको जायगोट में कन्वर्ट करता है। फिर मॉस्किटो के अंदर जो है ना, इसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वहाँ पे अगेन मियोसिस होती है, फिर वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में बैठ जाता है। फिर जैसे ही मच्छर इंसान को काटता है अगेन जो है ना, ये साइकिल यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है प्राइमरी होस्ट और सेकंड होस्ट में कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड पे। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जिस पीरियड में मतलब इतना वक्त लेता है कोई भी डिजीज अपने साइंस एंड सिम्टम्स जाहिर होने में, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो 7 से 14 दिनों के बाद साइंस एंड सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 12 से 17 दिन, प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए 9 से 18 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए 13 से 40 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब आते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स कौन सी होती हैं, कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स होंगी जिनको देख के हम कहेंगे कि इसको मलेरिया हो गया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हो जाएगा हाई ग्रेड फीवर। सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, इंसान को पसीना आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी यानी कि चिल्स, सर में दर्द होगा, हेडेक, वज़न कम हो जाएगा, ड्रा कफ हो जाएगी, डार्क पिगमेंटेड यूरिन आएगी, पेशाब जो है ना वो डार्क आएगा, और जांडिस हो जाएगी। जैसे इस तरह इसकी आंख जो है ना येलोइश कलर की हो गई है तो ये जांडिस हो जाएगी। तो ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे इसको मलेरिया हो गया है। अब आते हैं कि डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस किस तरह होती है। सबसे पहले हम जिसको मलेरिया हो गया है या हमें लगता है सब उससे हम पूछेंगे मेडिकल हिस्ट्री के, भाई आप किसी ऐसी जगह पे तो ट्रेवल नहीं करके आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं या फिर वहाँ पे लोगों को मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, उस जगह पे तो उसने ट्रेवल नहीं किया। फिर हम देखेंगे उसकी फिजिकल एग्जाम करेंगे कि फिजिकल एग्जाम करने के दौरान उसको हेपाटोमेगेली या स्प्लीनोमेगेली तो नहीं हो गई है, यानी कि उसका लिवर और स्प्लीन तो नहीं बढ़ गया है। हाथ लगा के फिजिकल एग्जाम करके हम उसको देखेंगे। तीसरी चीज़ जो है हम लेबार्टरी टेस्ट करेंगे। 3 किस्म के लेबार्टरी टेस्ट से हमें पता लगता है कि इसको मलेरिया है या नहीं है। पहली है RDT, दूसरी है ELISA और तीसरी है PCR। RDT, ELISA, PCR रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये 3 टेस्टों करके हमें पता लग जाता है कि इसको मलेरिया है या नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव की रिजल्ट आ जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि हमें मलेरिया ना हो, हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। हम मॉस्किटो नेट्स के नीचे हम सोएं। जिस तरह ये मॉस्किटो नेट आप देख रहे हैं, अगर इसके नीचे रहेंगे तो इसमें अंदर मॉस्किटो नहीं घुस पाएगा, तो हमें मच्छर काटेगा भी नहीं, तो हमें क्या होगा, मलेरिया भी नहीं होगा। स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे है तो वहाँ पे हम जाना अवॉइड करें। अगर हम कोशिश करें तो वहाँ पे पानी खड़ा होना ही ना दें, स्टेगनेंट वाटर हो ही ना, अगर है तो हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करें अपनी आर्म्स पे और लिम्स पे और दूसरी जगह पे, ताकि वहाँ पे इंसेक्ट ना आए। और हम अपनी आर्म्स को कवर करें, लिम्स को कवर करें, अपर लिम, लोअर लिम, फुल स्लीव शर्ट्स पहने, ताकि कम से कम हमारी बॉडी एक्सपोज हो मच्छर को काटने के लिए। ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें मच्छर यानी कि मलेरिया हमें ना हो। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे कि अगर किसी को मलेरिया हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका इलाज क्या है। अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीशी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, अगर इन तीनों में से कोई प्लाज्मोडियम की स्पीशी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट हम कौन सा देते हैं, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन दोनों मिक्स करके हम देते हैं, उसको मलेरिया ख़त्म हो जाती है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीशी अगर किसी को काटती है तो उसके लिए अलग अलग है। ऐसी जगह जहाँ पर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस लोग रहते हैं, और दूसरी है क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरियाज़, दोनों की अलग अलग। अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरियाज़ में हम क्लोरोक्विन देते हैं, जबकि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस एरियाज़ में हम क्विनिन, मेफ्लोक्विन, सल्फोडोक्सिन और पायरेमीथामाइन देते हैं। हम ये 4 मेडिसिन हम देते हैं। तो ये है हमारे पास है मलेरिया का ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी दूसरी लेक्चर सुनना चाहते हैं, जैसे टीबी के बारे में, एड्स के बारे में है, हाइपरटेंशन के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।